हेलो दोस्तों, आज से हम लोग साइंस की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो साइंस में जो है सबसे पहले फिजिक्स देखेंगे और ये बिल्कुल बेसिक से होगा, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में देखा जा रहा है कि साइंस में ना केवल जीके की क्वेश्चन टाइप की पूछे जाते हैं, बल्कि उसके जो मैथ यानी कि न्यूमेरिकल जिसे कहा जाता है वो भी बहुत सारा पूछा जाता है। तो इसको हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का जो इसका न्यूमेरिकल है वो किसी को कठिन ना लगे। और स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर जो लोग पढ़ेंगे लिखा हुआ बोर्ड पे, गति यानी मोशन, उसके बारे में। और इसी से रिलेटेड ये बेसिक स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे चैप्टर वाइज टफ होता चला जाएगा। तो हम लोग बेसिक को सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए गति को देखते हैं। तो गति में जो सबसे पहला पॉइंट है वो जानना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि गति होता क्या है, यानी कि गति की परिभाषा क्या है। तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह है कि समय के साथ स्थान अगर कोई पार्टिकल्स या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति बदलता है तो यानी वो गति में यानी मोशन में है। जैसे कि अभी एक वस्तु यहाँ पर है और अगले 1 सेकंड के बाद ये यहाँ चली गई, अगले सेकंड बाद यहाँ चली गई, अगले सेकंड बाद यहाँ चली गई, यानी वो हर सेकंड में अपने स्थान को चेंज कर रही है, हर एक सेकंड में अपना स्थान को चेंज करते जा रही है। तो हम कह सकते हैं ये जो वस्तु है ये गति में यानी कि मोशन में। परंतु एक वस्तु जो यहाँ रुकी हुई है, अगला सेकंड भी यहीं पर है, अगला सेकंड भी यहीं पर, अगला सेकंड भी यहीं पर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो वस्तु है ये विरामावस्था में है। ये क्या है? विरामावस्था में, रेस्ट में है। तो गति का समझ आया होगा कि अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलता है तो वो क्या कहलाएगा कि वस्तु वो गति में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें गति के प्रकार, कहने का मतलब गति जो है वह एक सरल रेखीय गति हो सकती है या वो कर्व गति हो सकती है या सर्किल गति हो सकती है। मगर जो गति का प्रकार है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है पहला होता है एक समान गति, अर्थात कि हर सेकंड में यानी 1 सेकंड में कोई वस्तु 50 मीटर चलता है, फिर अगले सेकंड में भी 50 सेकंड चलता है, यानी हर सेकंड में समान दूरी तय करती हो। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु जो है वो एक समान गति से चल रही है। परंतु मान लेते हैं कि कोई वस्तु 1 सेकंड में 50 और अगले 1 सेकंड में वो 100 मीटर का दूरी तय कर रहा है, फिर अगले सेकंड में वो 200 मीटर का तय कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार कंडीशन को, जो कि दूसरा है, उसको बोलेंगे असमान गति। समझ आया होगा कि गति 2 प्रकार के होता है, एक समान गति और असमान गति। आगे बढ़ते हैं। जो पॉइंट है वो है दूरी और विस्थापन। ये बहुत ही सेम चीज़ है, कॉमन चीज़ है, मगर बस थोड़ा सा इसमें कुछ डिफरेंस है जिसको समझेंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, मैथ के थ्रू या ऐसे ही नॉर्मल में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दूरी और विस्थापन एक ही चीज़ है, बस अंतर इतना है कि अगर जैसे हम दूरी को समझे तो जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया और वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलते हुए अपना जो स्थान जाना चाहता है वहाँ पर पहुँचा वो, तो इस प्रकार अगर हम पूछते हैं कि वो कितनी दूरी तय किया तो हम दूरी की गणना वो जैसे जैसे रास्तों से वो गया था उसको नापते हुए करते हैं और इसे कहते हैं दूरी। लेकिन अगर बात करते हैं विस्थापन की, तो विस्थापन क्या होता है? तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबवत दूरी या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब कि यहाँ से वो चलना शुरू किया था और जहाँ वो लास्ट में पहुँचा है, उन दोनों पॉइंट के बीच का जो लंबवत दूरी होगा या सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे तो क्या कहलाएगा? तो ये इसका विस्थापन कहलाएगा। तो इसी को कहते हैं विस्थापन। यानी कि हो सकता है कि दूरी जो हो वो 100 मीटर हो, जबकि विस्थापन जो हो वो 50 मीटर हो। तो कहने का मतलब दूरी से विस्थापन हमेशा छोटा होगा, या हो सकता है बराबर भी हो। जैसे कोई व्यक्ति सीधे रास्ते से चलना शुरू किया और सीधे ही कहीं पहुंचा, तो इस केस में अगर दूरी 50 है तो विस्थापन भी 50 होगा। तो हम कह सकते हैं इससे एक बात कि दूरी जो होता है विस्थापन से बड़ा होता है या बराबर होता है, कि दूरी जो है वो विस्थापन से या तो बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। अब इन दोनों को क्या चीज में नापते हैं? तो इन दोनों का ही जो मात्रक है
वो मीटर होता है, यानी इन दोनों को हम लोग मीटर में नापते हैं। और अगर राशि की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार की राशियाँ होती है, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। वैसी स्थिति जहाँ पर वस्तु को परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अर्थात विस्थापन को नापने के लिए हमें उसके साथ साथ उसके परिणाम के साथ साथ उसकी दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विस्थापन है वो कैसी राशि है, तो वो एक सदिश राशि है। जबकि दूरी के लिए किसी प्रकार का कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अदिश राशि। तो ये सब भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो याद रखेंगे कि दूरी जो होता है विस्थापन से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, और दूरी जो है अदिश राशि है, और जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है चाल और वेग पे। तो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, जबकि वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। अर्थात दूरी, तो हम लोग जानते हैं कि दूरी जैसे भी रास्ते में जाते हैं वहाँ दूरी होती है, लेकिन साइंस में जितनी भी गति होती है वो सब वेग के रूप में होती है, क्योंकि उनको दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग वेग बराबर विस्थापन बटा समय लेते हैं, और इसी का यूज हम लोग आगे भी करेंगे। तो याद रखिए कि वेग का मतलब होता है वेलोसिटी, जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि v यानी वेलोसिटी का जो मात्रक होगा, इसी को देख के समझ सकते हैं कि विस्थापन को मीटर में नापते हैं और समय को सेकंड में, तो हम कह सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, और चाल का भी यही होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक याद रखेंगे कि वेग का हो जाएगा मीटर पर सेकंड और चाल का भी मीटर पर सेकंड। और राशि का बात करें तो दूरी की राशि क्या थी, तो दूरी की राशि थी अदिश राशि, तो ये भी क्या हो जाएगी, अदिश राशि, जबकि इसको भी दिशा की आवश्यकता होगी, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि। आगे बढ़ते हैं। आजकल यही टॉपिक चाल और वेग पे क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, जो कि बहुत ईजी है, मगर एक सिली मिस्टेक वहाँ सबको कर बैठता है, उसी को यहाँ पर समझा रहे हैं। एक्चुअली में सबको लगता है वो मैथ का क्वेश्चन है, परंतु वो मैथ का नहीं, वो एक साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे कि बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है कि ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो ऊषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो दो चीज़ पूछा गया, औसत चाल और औसत वेग, मगर एग्जाम में कोई एक ही चीज़ पूछा जा रहा है, या तो औसत चाल या तो औसत वेग। अगर औसत चाल पूछा जाता तब तो सेम मैथ जैसे बनता वैसे बना सकते हैं, मगर वेग के लिए हम लोग समझेंगे इसको कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या है कि एक तालाब है, उसमें बोला जा रहा है कि ऊषा, इसकी जो लंबाई है ये पूरी 90 मीटर है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे सरल रेखा पे 90 मीटर की दूरी है। तो ऊषा जाके लंबे तैर एक सिरे से दूसरे सिरे के तल पर जाती है और वापस आती है, तो उसको कुल समय जो लगता है वो 1 मिनट, यानी वो 90 जाती है और 90 आती है, यानी कहीं ना कहीं जो उसकी पूरी दूरी है वो हो जा रहा है 180 मीटर, और जो उसका समय लग रहा है वो है 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड। तो अगर हम लोग चाल की बात करें तो दूरी बटा समय यानी 180 बटा 60, तो कट के हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। परंतु अगर हम लोग वेग को देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि वेग कैसे निकालते हैं। तो वेग निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन अब बटा में समय, यानी कहीं ना कहीं वस्तु कि हमको यहाँ पर जो जानना है वो उसका विस्थापन है। तो बताया गया था विस्थापन का डिफिनेशन कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबवत दूरी या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो वस्तु यानी कि सीता यहाँ से, ऊषा यहाँ से चलना शुरू की थी और यहाँ गई और वापस यहाँ आई, यानी जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं आके वो एंड भी की, यानी उसका विस्थापन क्या हो गया, दोनों पॉइंट तो सेम हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि विस्थापन 0 हो गया। यानी विस्थापन 0 है तो समय कितना भी हो, इसका जो वेग होगा क्या होगा, 0 ही होगा। यही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, बहुत को से गलती हो जा रहा है, क्योंकि लग रहा है वेग है तो वेग बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय बैठा के आंसर ला देने से पिछला जो आंसर आया था 3 मीटर पर सेकंड, वही सबको आंसर लग रहा है, जबकि वहाँ पर चाल नहीं पूछ के वहाँ पर वेग पूछा जा रहा है। और वेग निकालने के लिए हमको लगता है विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन कितना हो गया 0, और समय कुछ भी हो 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड करें तो 0 ही होगा, इसलिए इसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आया होगा, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला भी क्वेश्चन एक बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, ये भी उसी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में।
लिखा है कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा, यानी विस्थापन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। बोला गया कि किसान कैसा खेत है, तो एक वर्गाकार खेत है। वर्गाकार अर्थात इस प्रकार का, जिसकी भुजा लगभग 10 मीटर, यानी ये 10 तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 मीटर का। बोला गया कि ये एक चक्कर, यानी ये पूरा एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड का समय लेता है, यानी कि 40 सेकंड में 10 10 10 10 यानी कि 40 मीटर का दूरी तय कर रहा है एक चक्कर में। तो बोला गया कि 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। तो 2 मिनट और 20 सेकंड का मतलब होता है कितना सेकंड, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड और 20 यानी टोटल 140 सेकंड का बात हो रहा है। तो 140 सेकंड का मतलब हुआ कि 40 फिर 40 फिर 40 यानी 3 चक्कर लगाने में उसको लगेगा 120 सेकंड। अभी भी कुछ सेकंड बच रहा है, कितना बच रहा है, तो 20 सेकंड बच रहा है। तो 40 में पूरा करता है तो 20 सेकंड में कितना करेगा, तो 20 सेकंड में आधा करेगा। यानी कि अगर यहाँ से चलना शुरू किया था तो 3 चक्कर लगाने के बाद वो आधा चक्कर और लगाएगा, यानी वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो हमको निकालना क्या, विस्थापन। तो विस्थापन का डिफिनेशन ही था कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबवत दूरी या न्यूनतम दूरी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सबसे शॉर्ट रास्ता होगा ये होगा। तो हमको ये निकालना है। तो हम जानते हैं 10 है, तो इसका अगर हम निकालेंगे कर्ण वाला फॉर्मूला से तो ऐसे करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10√2। ये इसका आंसर होगा, यानी कि विस्थापन पूछा जाए तो इसका आंसर होगा 10√2 मीटर। समझ आया होगा। लेकिन अगर दूरी पूछा जाता है तो दूरी क्या करते हैं, तो एक चक्कर 40 फिर अगला 40 फिर अगला 40 यानी 120 और हर 20 सेकंड में भी लगता है तो 10 और 10 20 यानी टोटल वो 140 मीटर का दूरी तय करता है। मगर यह दूरी नहीं, विस्थापन पूछा गया। तो विस्थापन जानते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। समझ आया होगा। आगे बढ़ता है। दो बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, एक ओडोमीटर और एक स्पीडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है, तो वो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को नापता है। हर बाइक में एक लगा रहता है जिसमें डिस्टेंस बताया जाता है कितना अभी तक गाड़ी चल चुका है। तो वो जो नापता है उस मीटर का नाम रहता है ओडोमीटर। और जो स्पीड नापता है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। ये सब भी छोटी छोटी बातें जो एग्जाम में पूछी जाती है। समझ आ गया होगा। अगला जो टॉपिक नजर आ रहा होगा वो लिखा हुआ त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो अगर हम लोग त्वरण के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके बारे में डिफिनेशन को जानेंगे। तो त्वरण का जो डिफिनेशन है वो है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी जो उसके वेग में चेंजेस आए और कितने समय में आ रही है उसी को क्या बोलेंगे, त्वरण कहते हैं। यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। अब वेग परिवर्तन क्या होता है, तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ गति से चलना शुरू किया, तो जो शुरुआती उसका जो वेग होता है उसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग, जिसको u से डिनोट करता है। और अगर कुछ समय के बाद अपना वो वेग को चेंज कर लेता है, यानी कि अंतिम वेग, तो उसको v बोलते हैं। यानी कि शुरुआत में उसका वेग है तो उसको u बोलेंगे और अंतिम वेग जो उसको v बोलेंगे। तो इन दोनों में कितना का अंतर आया उसी को ऊपर लिखते हैं। तो यानी कि बाद से पहले को घटाएंगे, यानी कि v माइनस यू। और कितना समय लगा अर्थात t। तो हम कह सकते हैं कि a मतलब हो गया एक्सेलरेशन, यानी a बराबर होगा v माइनस यू बाय टी। समझ आया होगा कि त्वरण का फॉर्मूला कैसे बना। अब अगर हम उसका मात्रक का बात करें तो हम जानते हैं कि ऊपर में वेग से वेग घटाएंगे तो वेग ही बचेगा, और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और नीचे है समय। तो कहीं ना कहीं समय और समय 2 हो गया, इसलिए इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या कई कई एग्जाम में हमेशा ऐसे लिखा मिलेगा मीटर सेकंड और इसको -2 कर दिया था, बट्टा को नहीं लिख के उस पर -2 कर दिया था। यानी त्वरण का जो फॉर्मूला होगा वो होगा v माइनस यू बाई टी और इसका जो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। साथ ही साथ ये कौन सी राशि है, तो यहाँ भी देख रहे हैं हमको दिशा का हो सकता है, क्योंकि वेग का बात हो रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं कौन सी राशि हो जाएगी, तो सदिश राशि।
समझ आया होगा। त्वरण भी, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, हल्का हल्का ही रहता है, बहुत नॉर्मली। आइए देखते हैं एक दो क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन दिख रहा है वो बोर्ड पे, लिखा है कि विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो दोनों स्थिति में साइकिल का त्वरण की गणना करें। दोनों स्थिति मतलब यहाँ पे दो स्थिति होने वाला। पहला स्थिति क्या था कि राहुल विरामावस्था से अपना साइकिल चलाना शुरू किया। विरामा मतलब यानी रुका हुआ था, यानी वो रेस्ट में था, यानी उसका जो प्रारंभिक वेग था यानी कि u, वो क्या था 0। अभी बताए थे u क्या होता है, प्रारंभिक वेग। तो वो शुरुआत में रुका हुआ यानी कि वो विरामावस्था से चलना शुरू किया, यानी u क्या है 0। और उसके बाद जो है वो 30 सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त किया, यानी कि उसका जो अंतिम वेग है वो कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड। और इसको प्राप्त करने में लगा टोटल 6 मीटर पर सेकंड, इसको प्राप्त करने लगा 30 सेकंड। तो यहाँ पहली स्थिति में त्वरण निकाल सकता है, जानते हैं ए का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। तो ये 6 में से 0 जाएगा तो 6/30 काटेंगे तो हो जाएगा 1/5 यानी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गई, ये पहली स्थिति हो गई। अब क्या है कि अब जो लड़का है अब वो 6 का स्पीड से चल रहा था और अब वो ब्रेक लगाता है, जिस कारण से उसकी साइकिल 5 सेकंड के बाद उसका वेग 4 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी अब जो उसका प्रारंभिक वेग है, तो पहले तो वो क्या था विरामावस्था से चलना शुरू किया, 6 का स्पीड धरा, अब 6 से ब्रेक मारा तो 4 हो गया। यानी अब जो प्रारंभिक वेग होगा वो होगा u हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड और v हो जाएगा कितना 4, और टाइम कितना लगा उसको तो 5 सेकंड। तो यहाँ a निकालेंगे तो 4 में से 6 जाएगा तो -2/5 अर्थात -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर जो देख रहे हैं कि वहाँ पर त्वरण का मंदन हो रहा है, यानी कि माइनस में आ रहा है, तो माइनस त्वरण को मंदन कहते हैं या रिटार्डेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ समझेंगे कि इसका त्वरण पहली स्थिति में कितना था 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि दूसरी स्थिति में वो मंदन हो गया और 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। समझ आया होगा। आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में और भी इस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बताए जाएंगे और साथ में इस चैप्टर को आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं बाद में, धन्यवाद, बाय।